हेलो माय ऑल वॉरियर्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री क्लासेस दे रही हूँ, जैसा कि आपको पता है। और क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में हमने अपने एक एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। क्लास 11th में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और अब हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी संबंध एवं फलन। इसकी पहली क्लास हमने ले ली थी और उस क्लास में हमने समझा था कि रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि आपको इस चैप्टर में बेसिक्स में इतना ही समझना था कि रिलेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखना था। अब इसके बाद हम तुरंत अपनी एक्सरसाइज पर मूव कर गए थे और हमने 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। तो आज हमें अपने 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज को। तो तब तक के लिए अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हों तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लासरूम आपको टोटली फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th और 12th दोनों के लिए प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल के साथ साथ टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक पड़ी हुई है, आप उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमें लगाना है अपना क्वेश्चन नंबर 3rd। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3rd हमसे क्या पूछ रहा है। अब इसमें क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बेस्ड है, तो हमें लगभग सारे क्वेश्चंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है। तो 3rd नंबर आपका क्वेश्चन जो है उसमें दिया है इफ g इज इक्वल्स टू, एक सेट आपको दिया है g। अब अगर आप में से जो भी नया बच्चा है उसको क्या करना है, सबसे पहले क्लासेस को स्टार्टिंग से देखना शुरू करना है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका ये एक सेट। अब अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो आपको क्लासेस समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो हमें एक कैपिटल G नाम का सेट दिया है और एक कैपिटल H नाम का सेट दिया है और इस सेट में है 5 4 2 नाम के 3 एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हमको G क्रॉस H एंड H क्रॉस G को फाइंड करना है। यानी हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा दिया था क्योंकि वो हमारी पहली क्लास थी, तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, अगर आपके पास A, B टाइप का एक सेट है, यानी एक सेट है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है A, B, और दूसरी तरफ एक दूसरा सेट है जिसमें हम एलिमेंट्स की संख्या कुछ भी हो सकती है, पहले में कम ज़्यादा, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों में बराबर हो। तो इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4। तो अब इन दोनों सेट्स का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, और वो भी कैसा, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करना हो, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या होता है आप पीछे वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो इनको किस तरह से किया जाता है, हम क्या करेंगे, अपने पहले वाले सेट का, जैसे कि यहाँ G इंटू H निकालना है तो G आगे है हमारा, वैसे यहाँ पर H इंटू G निकालना है तो H आगे है। जो सेट आपका आगे है यानी जो आपका पहला सेट है, उस सेट के आप हर एलिमेंट का इसके यानी पीछे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हम A का गुणा 1 से नहीं करेंगे, यानी A इंटू 1 इज इक्वल्स टू A, A इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2A, A इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3A, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है अपना, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी एक सेट दिया है, ठीक है, दोनों जगह पर आपका सेट है, तो आंसर भी आपका एक सेट ही आएगा। जैसे कि क्लास 12th में आप जब पहुंचेंगे देखेंगे कि एक चीज़ होती है मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट, तो उनको जैसे 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारा आता है वो भी मैट्रिक्स ही होता है। तो क्वेश्चन का आपका जो भी फॉर्म होता है, स्पेशली मैथ्स में और साइंस में, आपको ये ध्यान देना है, ये बहुत मतलब एक बहुत ज़रूरी टिप भी है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक टिप्स है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन
जिस भी फॉर्म में दिया है आंसर आपको उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखा जाता है। और इसी तरह जैसे फिजिक्स में आप क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पर आपको सवाल लगाया आपने, यानी कि उसमें भी न्यूमेरिकल्स लगाए और उसके बाद में आंसर में आपको यूनिट जरूर लिखनी होती है, और यूनिट क्या करनी होती है, जो हमारी एसआई पद्धति होती है उसके हिसाब से हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही होता है कि हमें क्या करना है, अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेट है तो जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा। तो सेट होने का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाना। कर्ली ब्रैकेट तभी लगाया जाता है जब हम इसे किसी सेट के फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो पहला तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब हमारे पहले सेट का पहला एलिमेंट ए है और यहाँ दूसरे सेट का पहला एलिमेंट 1 है, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ आएगा और इनको हमें क्या करना है, छोटे ब्रैकेट में आपस में कॉमा लगा लगा करके लिखते जाना है। फिर अगला ए यहाँ पर पहला है, अब ए का 1 के साथ प्रोडक्ट हो चुका है, अब ए का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो A2 आ गया। फिर ऐसे ही ए का 3 से निकलेगा तो A3 आ गया। इसी तरह ए का 4 के साथ होगा तो A4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ए का 1 2 3 4 चारों के साथ 1 2 3 4 चारों के साथ हो चुका। तो अब बी पर हम मूव करेंगे। अब बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ और बी का 4 के साथ इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो मैंने कहा कि आपको एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं और उसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लेने की या फिर इसको लिखने की, क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा ही है और ये केवल एक एग्जाम्पल था छोटा सा समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, हमें जो भी चीज़ें निकालनी है उन पर मूव करते हैं। जैसे हमें यहाँ निकालना है G क्रॉस H, तो G क्रॉस H कैसे हम निकालेंगे, हमारा G आगे है और H पीछे है। तो G के एलिमेंट क्या है 7, 8, तो 7 को हम H के सारे एलिमेंट्स के साथ पहले क्या करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और निकाल करके अपने सेट के फॉर्म में लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद में G का जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है 8 है और H के तो सारे एलिमेंट्स से हमें करना ही है, यानी एक बार हमें अपने पहले सेट का पहला एलिमेंट लेना है और उसका अपने दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट निकाल लेना है। फिर उसी तरह हमें अपने पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेना है और उसका दूसरे वाले सेट के सभी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 7 है और यहाँ पर 5 है। तो पहले तो सबसे पहला जो आपकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि आप जानते हैं कि क्योंकि ये सेट है तो इनको लिखना भी सेट के ही फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पहला एलिमेंट है 7 और 7 का अब 5 के साथ होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 7 का 4 के साथ होगा 7,4 आ जाएगा, फिर 7 का 2 के साथ होगा 7,2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि G के पहले एलिमेंट का H के सभी एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब इसी तरह अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे वाले सेट की तरफ, यानी दूसरे वाले एलिमेंट की तरफ। अब दूसरा एलिमेंट है 8, अब 8 का सभी के साथ निकलेगा 8,5, 8,4 एंड 8,2 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और आप समझ ही रहे होंगे कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज तो इजी है, इसके साथ पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप मेरे साथ लग करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स को तैयार करते रहिए और मैं आपको सब कुछ बहुत ईजिली ही समझा दूंगी। आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हैं। अब नोट करने के बाद में जो H क्रॉस G है इसे आपको खुद निकालना है। H क्रॉस G में क्या करना है, बस ऑर्डर को चेंज कर देना है। ऑर्डर में क्या, अब आपका ये मेन मैट्रिक्स बन गया यानी पहला वाला और ये बन गया दूसरा वाला। तो अब आपको क्या करना है, 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। इस तरह से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और उन्हें छोटे ब्रैकेट्स में लिखना है और सबको लिखने के बाद में हमें क्या करना है, आखिरी में कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, जिससे कि हमारा ये एक सेट बन जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला आपको खुद निकालना है क्वेश्चन। तो
तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें समझना है कि इसमें आपका डायरेक्शन क्या है कि ट्रू है या फिर फॉल्स, यानी आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, यानी कि अगर गलत है तो फिर सही क्या होगा, आपको ये भी बताना है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट नोट कर लिया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है इफ p इज इक्वल्स टू m कॉमा n एंड q इज इक्वल्स टू n कॉमा n, देन p क्रॉस q इज इक्वल्स टू m कॉमा n कॉमा n कॉमा m होगा या नहीं। यानी कि यदि p बराबर ये है एक सेट और q बराबर ये है तो p क्रॉस q का मान यही होगा या कुछ और होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास p बराबर दिया है, q बराबर दिया है। तो अब हम एक बार नोट कर लेते हैं क्योंकि सोल्यूशन हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो p इज इक्वल्स टू m कॉमा n है एंड q इज इक्वल्स टू n कॉमा m है। अब अगर हम इनसे सॉल्व करके p क्रॉस q निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा p क्रॉस q। आप जानते हैं कि आगे है हमारे पास p, तो p के हर एलिमेंट का हमें q के हर एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले छोटा ब्रैकेट लगेगा और p का पहला एलिमेंट है m और q का पहला एलिमेंट है n, तो m का n के साथ प्रोडक्ट हो गया। फिर p का पहला एलिमेंट है m और q का है m, तो m कॉमा m एक और प्रोडक्ट हो गया। अब p का पहले एलिमेंट का देखिए n के साथ भी हो गया और m के साथ भी हो गया। तो अब हम मूव करेंगे n पर। अब इसका दूसरा मतलब p का दूसरा एलिमेंट n है और यहाँ q का पहला एलिमेंट भी n है। अब लास्ट में इधर बचा n और इधर बचा m, तो अब हमारा सारा प्रोडक्ट निकल आया। अब आपने जब देखा कि पूरे प्रोडक्ट हमारे आ गए यानी कि p क्रॉस q की वैल्यू आ गई, तो जब हम इसे इससे मैच कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पर केवल m कॉमा n और n कॉमा m ही दिया हुआ है, जबकि यहाँ हमारे पास m m और n n भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और क्योंकि आपसे ये भी पूछा गया था कि सही क्या होगा, तो सही ये होगा। अब इसके अलावा ये तो वो बात हुई जब आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये गलत है तो ये भी बताइए कि सही क्या होगा। अगर बाय चांस आपसे ये ना पूछा जाता कि इसे सही रूप में लिखिए, यानी इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा उसे भी अगर आपको ना लिखना होता, केवल आपको ये बताना होता कि ये क्वेश्चन सही है या गलत, तो हम कैसे पता करते। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पिछली क्लास में कि अगर p में एलिमेंट्स की संख्या क्या है, 2 है, और q में एलिमेंट्स की संख्या 2 है, तो p क्रॉस q में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, 2 गुणा 2 यानी कि 4 होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं p में 2 एलिमेंट है, q में 2 एलिमेंट है, तो p क्रॉस q में 4 एलिमेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 ही दिए हैं। तो अगर 2 दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये गलत है, इसमें 2 एलिमेंट और होने चाहिए। तो अगर आपसे मान लीजिए कि आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे ये ना कहा जाए कि इसका करेक्ट फॉर्म भी लिखिए, बस ये पूछा जाए कि ये सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, इसको केवल यहीं से चेक कर लेंगे और अपना टिक कर देंगे या फिर ट्रू फॉल्स जो भी लिखना होगा लिख देंगे और उसे वहीं पर छोड़ देंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है, समझे। क्योंकि आप अगर यहाँ पर अपना 1 मिनट का टाइम बचा लेंगे तो उसी को कहीं अच्छी जगह लगा करके आप वहां से 1 नंबर बना लेंगे और यहाँ आपको नंबर 1 ही मिलना है, चाहे आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएं या फिर ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट की तरफ। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से देखा था तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि क्या लिखा है, मैं हिंदी में समझा देती हूँ। यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी, यानी जो खाली नहीं है, जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, यानी कि 5 सेट नहीं है, एंड ए क्रॉस बी, यानी उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इज ऑल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट, वो भी एक अरिक्त समुच्चय है और उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x, y है,
यानी कि आप देखते हैं कि जब आप वो A क्रॉस B लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, जैसे 1, 2, 2, 3, 1, 3, इस तरह से इसे लिखते हैं। तो इसमें जो ये पहला वाला पार्ट होता है ये x और जो दूसरा वाला होता है ये y होता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी या कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास 9th या 10th में, कार्तीय तल जिसे आप कहते थे, एक चैप्टर था आपका, लास्ट चैप्टर था ये। तो कार्तीय तल में आप देखते थे कि आपको निर्देशांक पढ़ाए जाते थे। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए जाते थे। तो उस कोऑर्डिनेट में आपको क्या होता था, हमेशा x आगे और y पीछे दिया होता था। तो आप जानते हैं ये भी क्या होता था, कार्टेशियन ही होता था। कार्तीय मतलब ही कार्टेशियन होता है और ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। तो इसमें भी x आगे और y पीछे होता है। तो अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x, y है, तो देन x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो आप जानते हैं कि जैसे कि ये हमारा सेट क्या है, A, B है, यानी A आगे और B पीछे है। और जब हमने इसका गुणा किया है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकाला है तब भी हमने क्या किया है, A क्रॉस B किया है, यानी A को आगे रखा है और B को पीछे रखा है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो x, y बना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि x आगे वाले से यानी A से बिलोंग करता है और y पीछे वाले से यानी B से बिलोंग करता है, क्योंकि एक तरफ आपने A क्रॉस B रखा है और इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो क्या बना है, x, y टाइप का बना है। तो इसका मतलब है कि x जो है वो A से बिलोंग करता है और y B से बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये क्या है, सही है। तो ये है राइट या ट्रू। पिछले वाले में मैं फॉल्स लिखना भूल गई थी, आप लिख लीजिएगा कि वो फॉल्स है और नीचे उसका मैंने सोल्यूशन भी आपको बता दिया था। तो ये पूरी तरीके से सही है। अगर A क्रॉस B x, y के बराबर आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि x A से संबंधित है और y B से संबंधित है। और जो आपका ये सिंबल होता है मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। अब हिंदी वाले ये भी कह सकते हैं कि x A से संबंधित है और y B से संबंधित है, लेकिन आपको भी याद रखना है कि आपको इसे बिलोंग्स टू ही कहना है, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी हम इसे यही कह देते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B इज राइट। अब इसके बाद में हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ A इज इक्वल्स टू, आपको एक छोटा सा सेट दिया है 1, 2 जिसमें केवल 2 एलिमेंट हैं, और B इज इक्वल्स टू भी आपको एक छोटा सा सेट दिया है 3, 4, इसमें भी केवल 2 एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ये ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। तो क्योंकि A इज इक्वल्स टू 1, 2 है और B इज इक्वल्स टू 3, 4 है। अब आपको इसे निकालना है तो पहले आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। हम जानते हैं कि जो हमारा बॉड मास का रूल होता है उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं, यानी ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका A के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन 5। अब आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सेट हैं उनमें से हम केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स को ले लें तो उसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ना पता हो कि सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछली वाली सारी क्लासेस को देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, B और 5 में जो भी चीज़ कॉमन होगी हमें उसे लेना है। तो हम B में देखते हैं, B में है हमारे पास 3, 4 2 एलिमेंट, और 5 में अगर देखें तो 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता उसी को हम 5 या फिर एम्प्टी सेट या हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अगर हम देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है तो आप जानते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ B में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 3, 4 और दूसरी तरफ हमारा 5 क्या है, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है
कि हमारा जो B इंटरसेक्शन फाई वाला पार्ट है वो भी क्या होगा, यानी जब हम B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी फाई आएगी। क्यों फाई आएगी? क्योंकि B और फाई में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, और अगर दोनों में कुछ भी समान नहीं है यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट सेट बनेगा, यानी जो हम दोनों में कॉमन लेकर के जो हम सेट बनाना चाह रहे थे उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि जिस भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता वही हमारा एम्प्टी सेट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू भी फाई हो जाएगा। अब इतना हमारा यानी कि हमारा ये पोर्शन तो सॉल्व हो गया, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, फाई मिल गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस, या हिंदी वाले लिख सकते हैं चूंकि B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। अब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, फाई, क्योंकि आपके यही वैल्यू आई है, और इक्वल टू में आपको क्या लाना है, फाई लाना है। अब आपने देखा यहाँ पर बन गया A क्रॉस फाई इज इक्वल्स टू फाई। अब A का आपको फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब A में है 1,2 और फाई में होता है कुछ भी नहीं। A में है 1,2 और फाई में कुछ भी नहीं होता है, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि निकाल तो सकते हैं क्योंकि आंसर तो आना ही है, भले ही उसमें कुछ ना आए। यानी ये एक चीज़ है, जैसे कि एक तरह से आपकी जीरो की खोज हुई थी, उसी तरह एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर नहीं आएगा या फिर इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्व इसे किया जा सकता है, आंसर भले ही आंसर में कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो तो हम उसी को क्या कहते हैं, फाई सेट बोल देते हैं। तो एक तरफ आपका 1,2 है, आप जानते हैं कि 1 का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके सेट के साथ निकालेंगे, यहाँ इस सेट के एलिमेंट के साथ, तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है। फिर जब 1 का निकल जाता है तो हम 2 का निकालते, पर यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो फाई ही आएगा। और इसका मतलब है कि जो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ A इज इक्वल्स टू 1,2 एंड B इज इक्वल्स टू 3,4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर हम पहले B और फाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उस रिजल्ट का हम A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाई यानी नल सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरी तरीके से सही है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं, हम एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 2 सेट दिए होते थे, एक A दिया होता था, एक B दिया होता था, या P Q दिया होता था, तो आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते थे। अब इसी तरह से अगर आपका एक ही सेट हो, मान लीजिए एक सेट है A, कैपिटल A, और इस सेट की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारी सेट में वैल्यू है -1,1, तो अगर हम चाहें तो A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। अब आप कई बार भी इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम A क्रॉस A निकाल रहे हैं तो दोनों हमारे सेट जो है वो सेम ही सेट हैं, तो हमें क्या करना है, अपने एक ही सेट का 2 बार उसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है जिस तरह से हम बाकी सबका निकालते थे। ये हो गया हमारा A क्रॉस A। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि आगे हमने जिसको रखा है उसी का दोनों के साथ पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, आगे हमारा पहला सेट है, क्योंकि दोनों सेट A ही हैं तो ये तो सोचना नहीं कि A आगे है या B आगे है। तो A में पहला है -1, तो -1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर भी -1 के साथ निकलेगा। अब इसी -1 का इसके 1 के साथ निकलेगा, तो -1,1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि -1 का -1 से भी हो गया, -1 का 1 से भी हो गया। अब पीछे हमारा बचा 1 का इस वाले -1 से होगा, और अब इसी तरह इस वाले 1 का 1 से होगा। यानी आपको क्या करना है, पहले वाले के जो पहला एलिमेंट होगा, पहले सेट का पहला एलिमेंट, उसका पीछे के सभी एलिमेंट्स के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना। फिर जब उसका सबसे निकल चुके तो अब उसके बाद में हमें दूसरे वाले को लेना है और दूसरे का उसी तरह से प्रोसीड कर लेना है। अब ये हमारा जो आंसर आया ये आ गया A क्रॉस A।
अब अगर हमको ए क्रॉस ए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए को निकालने के लिए आपको ए क्रॉस ए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया ये वाला, और आगे हमने ए को रख दिया। अब इसी ए का जब हम इस ए क्रॉस ए वाले के साथ निकाल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वही क्या हो जाता है, ए क्रॉस ए हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ए में हमारा है -1, और क्रॉस लगा करके ए क्रॉस ए की वैल्यू जो हमारी आई है ये पूरी -1, -1, -1, +1, -1, -1 और 1, जो आया है इसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? -1 का पहले सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट। अब -1 के साथ सबको लिखना है, तो -1 ये वाला, और यहाँ भी -1 है, ये हो गया एक। फिर -1 का -1 1 से, तो -1, -1, फिर -1 का 1 -1 से, -1, 1, फिर -1 का 1 1 से, -1, 1। अब इसका -1 का आप 1 2 3 4 चारों के साथ निकाल चुके, 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, चारों के साथ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमारा 1 बचा, अब 1 का इन चारों के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 -1। अब यहाँ पर आप करली ब्रैकेट दोबारा ना लगाइएगा, अब लास्ट में लगेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा एक सेट है। अब यहाँ पर आगे जगह नहीं थी तो मैंने इसे नीचे लिख दिया है। फिर इसी तरह से 1 का -1 1 से होगा, तो 1, -1 और 1। उसके बाद में इसी 1 का 1, -1 से होगा, 1 1 -1, और फिर 1 का 1 1 से होगा, तो 1 1 एंड 1 तीनों बन जाएंगे। और लास्ट में हमको क्या करना है, अपना करली ब्रैकेट लगा देना है, और यही होगा हमारा आंसर। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, और आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कल हम क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं, जिनमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम क्या करेंगे, मतलब अपना पूरा कोर्स अच्छे से कवर करते चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, और उसके बाद में अगर एक ही जैसे कई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको क्या करना है, कुछ मेहनत आपको भी करनी है। मैं आपको एक जैसे क्वेश्चंस में से, जैसे आपके एक जैसे 5-6 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी आपको अपने आप ट्राई करना है। तो आपको वीडियो एक बार देखनी है, अच्छे से समझना है, उसके साथ में उसके नोट्स तैयार करते रहना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या कुछ भी नहीं खुल पा रहा है, तो तब तक के लिए आपको अपनी पढ़ाई इसी तरह से जारी रखनी है। और ये क्लासेस आपको जब ऑफलाइन क्लासेस चलने लगेंगी उसके बाद तक मिलती रहेंगी, क्योंकि मैंने पूरी तरह से ऑफलाइन बंद कर दिया, अब मैं ऑनलाइन ही आ गई हूँ, तो इससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होता है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।